हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो असेसमेंट वर्कशीट 03 से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, साइंस की रहेगी, विज्ञान की, हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की ऑलरेडी बना चुका हूँ और इस वीक की सारे के सारे असेसमेंट वर्कशीट मैंने अच्छे से सारी समझा दी हैं। आप चैनल पर जाकर अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। ये 19 अगस्त की रहेगी, 9th क्लास की साइंस की। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से कौन एक मिश्रण का निर्माण करेगा। देखो, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा, अच्छे से चीज़ें समझाऊंगा भी। और जिनको केवल सॉल्यूशन चाहिए होगा वो लास्ट में जो है थोड़ा सा जाके सिर्फ सॉल्यूशन दे सकते हैं। बाकी जो थोड़ा डीपली समझना चाहते हैं तो वो मुझसे जुड़े रहें, मैं अच्छे से एक एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि मिश्रण का निर्माण इनमें से कौन करेगा। तो देखो, तीन चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक, ठीक है, और तीसरा होता है मिश्रण। जो तत्व होते हैं ना उसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, जैसे लोहा है, सोना है, तांबा है, चांदी है। और जो यौगिक होते हैं ना उसमें जब दो या दो से अधिक जो तत्व होते हैं उसको निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। याद रखना, इसमें निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, जब निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तब वो यौगिक बनता है, और यौगिक का एग्जाम्पल है पानी। ठीक है, और मिश्रण का मतलब ये होता है बच्चों कि जब हम किसी भी चीज़ को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं ना तो मिश्रण होते हैं। ठीक है, यह निर्माण करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा मिश्रण का निर्माण करेगा। यहाँ पे बोला है एक संगमरमर की टाइलों को टुकड़े टुकड़े कर देना या तोड़ देना। तो देखिए, हमने जो मिट्टी है ना वो पहले से मिश्रण होती है, तो हमने यहाँ पे कुछ मिलाया नहीं है। तो निर्माण करने के लिए किसी चीज़ को मिलाना पड़ता है। अब पानी में पानी को मिलाएंगे तो वो जो है यौगिक रहेगा, क्योंकि पानी यौगिक है। मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था, पानी यौगिक है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर दो चीज़ें होती है, हाइड्रोजन होता है, मैं सिर्फ हाँ लिखूँगा, ठीक है, और ऑक्सीजन होती है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है और निश्चित अनुपात में मिलती है, तब जाके जो है पानी बनता है। हाइड्रोजन में होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, उसके बाद जो है पानी बनता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है। अब यहाँ बोला गया दूध को पानी में मिलाने पर, दूध तो मिश्रण है और उसमें पानी मिलाया योगी तो वो मिश्रण ही बनेगा, तो इसलिए इसका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। और बर्फ़ के टुकड़ों के छोटे टुकड़े करना, ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। दूध को पानी में मिलाया तो मिश्रण बनेगा, तो इसका आंसर पहले वाले का डी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि निम्न में से कौन अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों के पथ यानी कि टेंडर प्रभाव को प्रदर्शित करता है। टेंडर प्रभाव का मतलब होता है जो प्रकाश जो होता है ना, अगर निकल रहा है तो वो यहाँ से विजिबल दिखाई देता है, फैल जाता है। ठीक है, दृश्यगत हो जाता है, दिखाता है। मैं आपको अभी इसकी पिक्चर दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको आंसर पता लग जाए, क्योंकि मेरा मेन मकसद जो है ना वो आपको अंडरस्टैंडिंग देने का है। ठीक है, ताकि आप समझो और अच्छे से करो। देखो, आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये सॉल्यूशन लिखा है, हिंदी में इसको विलयन कहते हैं। ठीक है, ये कोलाइड को कोलाइडी कहा जाता है और उसको जो है निलंबन कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये जब लाइट जा रही है तो यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, यानी कि विलयन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। और यहाँ जो कोलाइडल है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो लाइट दिखाई दे रही है ना, विजिबल दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ पर इसका प्रभाव दिख रहा है। और यहाँ पर भी लाइट आपको दिखाई दे रही है। जब मिट्टी के कण इसमें नीचे बैठ जाएंगे तो ये लाइट दिखाना देना बंद हो जाएगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो आप समझ गए होंगे कि टिंडल जो प्रभाव होता है, अगर आप देखना चाहते हो तो कोलाइडल में आप देख सकते हैं, और आप जो है सस्पेंशन में तभी देख सकते हैं, निलंबन में तभी देख सकते हैं जब उसमें कण ऊपर ऊपर हो, जब नीचे बैठ जाएंगे तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखो आप। तो अब आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों के पथ को प्रदर्शित करेगा, तो कोलाइड विलयन। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको लग रहा हो कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये कह रहा है निम्न में से कौन एक समांगी मिश्रण है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, दो प्रकार के मिश्रण मेन होते हैं, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। ठीक है, समांगी की बात ये होती है कि उसके अंदर जो कण होते हैं ना वो पूरी तरह से मिल जाते हैं, जबकि विषमांगी में जो कण होते हैं वो मिलते नहीं हैं। जैसे पानी में आप चीनी खोलोगे तो वो पूरी तरह घुल जाएगी ना, ठीक है, ऐसे ही पानी में अगर मिट्टी करोगे तो वो उसके कण दिखाई देंगे, है ना। तो ये बोले कौन सा समांगी है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट विलयन आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर इसका आ जाएगा। समझ में आ गई आपको? तीसरा समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। उसके बाद बोला गया है निम्न में से गलत कथन को पहचानना है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है निलंबन समांगी मिश्रण है। मैंने अभी आपको बताया कि जो निलंबन होता है ना, जैसे पानी में हम मिट्टी घोल रहे हैं, ठीक है,
तो उसके कारण में दिखाई दे रहे हैं, तो वो निलंबन का एग्जाम्पल है। और निलंबन जो होते हैं ना वो विषमांगी होते हैं। क्या होते हैं? विषमांगी। जबकि समांगी उन्हें कहते हैं जिसमें कोई चीज़ पूरी तरह घुल जाते मिल जाती है। ठीक है, जैसे पानी में चीनी घोली तो वो समांगी कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पूछा था गलत, तो ये गलत है, पहला ही गलत है। तो बाकी इसका मतलब सारे सही हैं, तो बाकी आप पढ़ लेना और इसे अच्छे से समझ के याद भी कर लेना। ठीक है, कोलाइडर विषमांगी होते हैं। पता है कोलाइडर विषमांगी क्यों होते हैं? देखो अगर आप गिलास एक दूध का लो, उस दूध को अगर आप पड़ा रहने दो तो क्या वाइट चीज़ नीचे बैठ जाएगी? नहीं बैठेगी ना, नहीं बैठेगी ना। और क्या वो वाइट चीज़ गायब हो जाएगी? नहीं गायब होएगी ना। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? विषमांगी बोलते हैं, क्योंकि उसके हमें जो कण हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और अगर वो नीचे बैठ जाती है तब भी वो विषमांगी ही होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पानी में जब आप मिट्टी घोलेंगे ना तो मिट्टी का नीचे बैठ जाएंगे, वो दिखाई देंगे, वो विषमांगी है। ठीक है, अगर हम पानी में चीनी घोलेंगे तो जो चीनी है वो दिखाई नहीं देगी, तो वो समांगी है। ठीक है, तो निलंबन क्या होता है? विषमांगी होता है। जबकि यहाँ क्या लिख दिया? समांगी होता है। तो समझ में आ गया, गलत लिखा है। और बाकी अगर ये समझ ना आए ना, 2-3 बार वीडियो को सुनोगे ना तो तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखे उन्हें तो अच्छे से आ रहा होगा, है ना। तो सेकंड चैप्टर है, अच्छे से बुक का आप कर लेना। उसके बाद बोला है कि घंटियाँ हैं, सितार हैं, वॉयलिन हैं, इन वाद्य यंत्र को बनाने के लिए धातु को कौन सा गुण यूज़ हुआ है? तो देखो प्रतिध्वनिपूर्ण, क्योंकि इसमें हमें ध्वनि की जरूरत पड़ती है। घंटी बजेगी तो ध्वनि उत्पन्न होगी ना। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, ए है। और आघात वर्धन का मतलब पता क्या होता है? जब हम किसी को पीटते हैं ना तो पतली पतली चादर बना देते हैं। जैसे आपने रोटी जो है एल्युमिनियम फॉइल में देखी होगी पैक करते हुए, या पैक करी के आपके घर में मम्मी पापा, जैसे अब तो स्कूल ही बंद है ना। तो जो पतली पतली जो शीट होती है ना उसे आघात वर्धिता कहते हैं। तो ये धातु का गुण होता है जिसकी पतली शीट बनाई जा सके। तन्यता का मतलब होता है जिसमें हम पतली पतली जो है ना तारे बना सकें। ठीक है, और सुचालकता का मतलब इसमें से करंट पास हो जाता है। क्या पास होता है? विद्युत धारा जो है वो प्रभावित हो जाती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखूंगा। तो ये प्रतिध्वनि इसका आंसर आ गया, समझ में आ गया आपको। और चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता हो जाए, क्योंकि एग्जाम में केवल यही क्वेश्चन सेम तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि ये जब असेसमेंट कर रहे हैं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप जान पाएँ कि कितना आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, जितना हो सके कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किसे पानी के साथ मिलाने पर एक पूर्ण विलयन नहीं बनेगा? ठीक है, देखो मैंने दोबारा से बताता हूँ, जो पूर्ण विलयन है ना उसमें जैसे पानी में आप चीनी घोल दोगे, ठीक है, पानी में अगर आप चीनी घोल दोगे ना तो आपको जो चीनी है वो दिखाई देगी? नहीं देगी ना। तो वो पूर्ण विलयन। तो कह रहा है कौन सा पूर्ण विलयन नहीं बनाएगा? तो सिंपल सी बात है, रेत। रेत तो हमें दिखाई देगी तो वो बना ही नहीं पाएगी। इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि निम्न में से धातुओं के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखो ये कह रहा है धातुओं के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखो धातु उसमें कुचालक होती है, गलत बोल दिया इन्हें। कुचालक का मतलब उसमें करंट पास नहीं होगा। ठीक है, मतलब जैसे लकड़ी को साइड से, जैसे लकड़ी है इधर से गर्म करोगे तो इधर से ही रहेगी ना, इधर से नहीं होगी ना, इधर से होगी नहीं होगी ना, है ना, जलेगी तो ही होगी। तो वही कह रहा है कि ये धातु जो उसमें कुचालक है, ऐसा तो है नहीं। अब लोहे को अगर इधर से गर्म करोगे तो इधर से भी हो जाएगा अपने आप। ठीक है, यहाँ पूरी हीट ट्रांसफ़र होती है, तो ये असत्य है। कह रहा कौन सा कथन सही है? तो पतली तारों में ढाला जा सकता है, ये भी हमने पढ़ लिया कि धातु को पतली तारें बनाई जा सकती हैं, और जो पतली तारें बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? तन्यता कहते हैं, है ना। इस तरीके से आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, भुरभुरे मतलब पीटने पर भंगुर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो जैसे ईंट को आप फेंकोगे तो भुरभुरा हो जाएगी ना, तो वो धातु होती है? नहीं होती है, ये भी झूठ है। तो कह रहे धातु गैसों के रूप में होती है, ये भी झूठ है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि रक्त और समुद्र का जो जल है वो क्या है? वो दोनों मिश्रण है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और सुनो, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये कॉपर सल्फेट विलयन, तो इसका एग्जाम में ही पूछ लेता है कि इसका ना कलर कैसा होता है। तो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, तो आप अच्छे से देख लो। कॉपर सल्फेट की पिक्चर है। ठीक है, अगर पिक्चर देखी याद रहेगी ना तो माइंड में रहता है। तो ये नीले कलर की होती है इस तरीके से। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उसके बाद जो है ये तो मैंने बता दिया कि रक्त और जो समुद्र वो दोनों के दोनों मिश्रण होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद जो है ना 9वें और 10वें में बोला गया। देखो इसमें पता है क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लो, इसको थोड़ा टाइम दे देता हूँ। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। ये एक अभिकथन होता है, कारण होता है। सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन है पहले चेक किया करो दोनों ट्रू है या नहीं है। अगर दोनों ट्रू है तो देखा करो ये जो नीचे वाला है वो इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है। अगर ये नीचे वाली जो लाइन लिखी है वो ऊपर वाले के बारे में सही से बता रही है तो हम ए पे टिक कर देंगे, मतलब ए सही है। ठीक है, और अगर दूसरी बता रही है
अगर दूसरी वाली बता रही, दूसरी मतलब ये इसकी सही से व्याख्या नहीं कर रही, तो बी सही हो जाएगा। अगर ए सही है, बी आर गलत है, तो हम सी पे कर देंगे। ए गलत है, आर सत्य है, तो डी पे कर देंगे। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है साधारण नमक का जल विलयन में विषमांगी होता है। बिल्कुल गलत। मैंने अभी आपको बताया था कि नमक पूरी तरह पानी में घुल जाता है, वो समांगी होता है। यहाँ विषमांगी लिख दिया तो गलत है। तो देखो एक बात और सुनो कि दोनों कभी असत्य नहीं होंगे। ए और आर दोनों में से एक सत्य होगा, एक असत्य होगा। तो ये असत्य है, ठीक है। तो हम ए अगर असत्य है तो इसका मतलब ए गलत है, तो इसका आंसर डी होगा। हमें पहले पता लग गया, क्योंकि एक सत्य और एक असत्य ऐसा तो पक्का ही पाया जाएगा। फिर भी पढ़ लेते हैं तसल्ली के लिए। एक विलयन में पूर्ण रूप से एक रूपता होती है। बिल्कुल सही। जो विलयन होता है ना, वो पूरी तरह से एक रूप होता है। जैसे पानी में आप चीनी घोलोगे ना, ऊपर से नीचे पूरा सेम दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमने इसका आंसर क्या, डी आ गया, क्योंकि ये फॉल्स था, ये ट्रू था। और जब फॉल्स और ट्रू था तो हम किस पे जाएंगे, डी पर जाएंगे। उसके बाद लास्ट है कि पूर्ण विलयन टिंडर प्रभाव नहीं दर्शाते। जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी ना, ठीक है, कि जो पूर्ण विलयन होते हैं वो टिंडर प्रभाव नहीं दिखाते। दोबारा से इस पिक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। देखो ये दिखा रहा है टिंडर प्रभाव, नहीं दिखा रहा ना, ठीक है, जबकि ये दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये कह रहा है पूर्ण विलयन, ये ट्रू है। ये कह रहा है विलयन के कणों का आकार बड़ा होता है, ठीक है। तो विलयन के जो कणों का आकार बड़ा होता है, नहीं, गलत। विलयन के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। इंग्लिश मीडियम में ये लाइन, ये वर्ड लिखना भूल गया था, ठीक है, जबकि हिंदी में बिल्कुल क्लियर करके लिख दिया, तो बहुत अच्छा किया। तो इसलिए अब आपको पता है कि पूर्ण विलयन टिंडर नहीं दिखाते, ये बिल्कुल क्या है, ट्रू है। जबकि विलयन के कणों का आकार बड़ा होता है, ये फॉल्स है। तो ए ट्रू है और आर जो फॉल्स है, तो हमारा आंसर सी हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी है। अब एक बार मैं सारे आंसर सारे दिखा देता हूँ, ताकि जो बच्चे लास्ट में सिर्फ आंसर देखते हैं तो उनको भी बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। बाकी जो समझ रहे हैं, थैंक यू आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो अगर लग रहा हो कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट आंसर देख लो आप। पहले का है डी, ठीक है, दूसरे का है डी, ठीक है। मैंने पिक्चर के साथ कुछ चीज़ें समझाई हैं, जो बच्चे बाद में देख रहे हैं तो वो भी देख लेना, ठीक है। तीसरे का जो है वो है बी, ठीक है। चौथे का जो है वो है ए, ठीक है। और उसके बाद पांचवे का भी है ए, ठीक है। उसके बाद जो छठा क्वेश्चन है, छठे का है सी, और सातवें का जो है वो है सी। उसके बाद है आठवां जो है उसका है ए, ठीक है। उसके बाद जो नौवां है उसका है डी, और 10वां है सी। इस तरीके से मैंने आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझाई है और पूरी कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।